हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुक्ता और आज की जो वीडियो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए है जिनके पास सब्जेक्ट होम साइंस है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के 2 पार्ट कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम पार्ट 3 कवर करेंगे। आज का टॉपिक है पारिवारिक बजट संबंधी एंजल का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसका ओवरऑल व्यू बता देती हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। ये जो नियम है ये डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल के द्वारा दिया गया है, जो जर्मनी के रहने वाले थे और वो एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या किया, हमारी सामाजिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा और उसके पश्चात उनकी पारिवारिक आय पता की। ये जो वर्गों का निर्धारण किया गया ये आय के आधार पर किया गया और यह ज्ञात किया कि प्रत्येक वर्ग अपनी आय का अपनी आवश्यकताओं पर कितना कितना खर्च करता है और कितने कितने प्रतिशत खर्च करता है। तो उसी के ऊपर ये पूरा नियम बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिवारिक बजट संबंधी एंजल का नियम। पारिवारिक बजट अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, अतः समय समय पर विभिन्न समाज वैज्ञानिकों एवं अर्थशास्त्रियों ने इस विषय में अपने अपने विचार तथा नियम प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ ही चुके हैं, पारिवारिक बजट का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। पार्ट सेकंड में हमने इसके लाभ, महत्व और इसकी उपयोगिता सब पढ़े थे, चाहे वो अर्थशास्त्रियों के संबंध में हो, चाहे वो गृहिणियों के संबंध में हो, चाहे सरकार के संबंध में हो। पारिवारिक बजट बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसी कारण से समय समय पर विभिन्न समाज वैज्ञानिकों तथा अर्थशास्त्रियों ने पारिवारिक बजट का अध्ययन किया और उसका अध्ययन करने के पश्चात उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले और उसी के आधार पर विभिन्न प्रकार के नियम और सिद्धांत बनाए। ऐसे ही एंजल ने अपना नियम बनाया है। 1857 में जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल ने समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित परिवारों की गृह अर्थव्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया। डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल जो जर्मनी के रहने वाले थे और पेशे से एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1857 में क्या किया, अपने पारिवारिक बजट का एक नियम दिया। किस आधार पर उन्होंने ये नियम दिया? उन्होंने क्या किया, परिवार की गृह अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया और उसके आधार पर ये अपना सिद्धांत दिया और निष्कर्ष स्वरूप एक नियम प्रस्तुत किया जिसे पारिवारिक बजट संबंधी एंजल का नियम कहा जाता है। अर्थात उन्होंने जो अध्ययन किया था उसका विश्लेषण करने के पश्चात कुछ निष्कर्ष निकाले और उसके आधार पर उन्होंने ये पारिवारिक बजट से संबंधित अपना सिद्धांत या नियम, इसको बोल सकते हैं, दिया है। इसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ एंजल बोला जाता है। डॉक्टर एंजल ने सामाजिक व्यवस्था को 3 वर्गों, धनी वर्ग या उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न या श्रमिक वर्ग में विभाजित किया। जो डॉक्टर एंजल थे उन्होंने हमारी सामाजिक व्यवस्था यानी कि हमारे समाज में जो लोग रहते थे उनको 3 वर्गों में विभाजित किया। धनी वर्ग या उच्च वर्ग भी इसको बोल सकते हैं। धनी वर्ग वो वर्ग होता है जिसके पास पैसे बहुत अधिक होते हैं या जिनकी इनकम बहुत अधिक होती है। मध्यम वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी इनकम ना तो कम होती है और ना ही बहुत ज़्यादा होती है। तथा निम्न या श्रमिक वर्ग के अंतर्गत मजदूर वर्ग आता है जिनकी जो आय होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। इस वर्गीकरण का आधार केवल पारिवारिक आय को स्वीकार किया गया। ये जो 3 वर्गों का वर्गीकरण किया है उन्होंने पारिवारिक आय के आधार पर किया है, यानी कि जो लोग कमाते हैं उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। इस बात का अध्ययन किया गया कि प्रत्येक वर्ग का मुख्य आवश्यकताओं पर हुआ व्यय उसकी आय का कितना प्रतिशत होता है। ये तीनों वर्गों में बांटने के बाद उन्होंने यह अध्ययन किया कि जो तीनों वर्ग के लोग हैं वो अपनी मुख्य मदों अर्थात अपनी आवश्यकताओं पर अपनी आय का कितना प्रतिशत धन व्यय करते हैं, यानी कि खर्च करते हैं। उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तालिका बनाई है। इसके द्वारा इन्होंने इसको दर्शाया है। सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें आती हैं आवश्यकताएं जिन पर व्यय किया गया है। डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल ने कुछ आवश्यकताएं या जिनको हम मद बोल सकते हैं वो निर्धारित की हैं। तो वो कौन कौन से निर्धारित की हैं? उन्होंने प्रमुख रूप से 5 मदें निर्धारित की हैं: भोजन, वस्त्र, घर, ईंधन, प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकर। फिर उन्होंने क्या किया है, खर्च किया गया धन आय का प्रतिशत, यानी कि जो आय होती है उसका कितना प्रतिशत धन वो खर्च कर रहे हैं। 3 वर्गों में विभाजित किया है, निर्धन वर्ग, मध्यम वर्ग और धनी वर्ग। अब हम देखते हैं कि इन तीनों वर्गों ने इन 5 मदों पे अपनी आय का कितना प्रतिशत धन जो है वो व्यय किया है।
सबसे पहले हम देखते हैं निर्धन वर्ग। निर्धन वर्ग ने अपनी आय का कितना परसेंट भोजन के ऊपर खर्च किया है? उन्होंने 60% अपनी आय का भोजन के ऊपर खर्च किया है। इसी तरह से मध्यम वर्ग ने 55% भोजन के ऊपर अपनी आय का खर्च किया है। धनी वर्ग ने 50% भोजन के ऊपर खर्च किया है। नेक्स्ट आती है वस्त्र। वस्त्र के ऊपर निर्धन वर्ग ने 18% किया है, मध्यम वर्ग ने 18% किया और धनी वर्ग ने भी 18% किया है। थर्ड आती है हमारी घर। घर के ऊपर निर्धन वर्ग ने 12% किया है, मध्यम वर्ग ने भी 12% किया और धनी वर्ग ने भी 12% खर्च किया है। नेक्स्ट जो मद है हमारी वो है ईंधन और प्रकाश। इसके ऊपर निर्धन वर्ग ने 5% खर्च किया, मध्यम वर्ग ने 5% खर्च किया और धनी वर्ग ने भी 5% खर्च किया है। नेक्स्ट मद है स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकर आदि। निर्धन वर्ग ने इसके ऊपर 5% अपनी आय का कुल खर्च किया है। मध्यम वर्ग ने अपनी आय का 10% जो खर्च किया है वो इसके ऊपर किया है। धनी वर्ग ने 15% स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकर आदि पर अपनी आय का कुल खर्च किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस तालिका के माध्यम से दर्शाया कि तीनों वर्ग ने अपनी अपनी आय का कुल कितना प्रतिशत धन अपनी अपनी इन मदों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रस्तुत तालिका के आधार पर स्पष्ट होता है कि पारिवारिक आय बढ़ने के साथ साथ परिवार द्वारा खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत मान घटता जाता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन या विलासिता की मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान बढ़ता जाता है। जहाँ तक वस्त्र, गृह, प्रकाश एवं ईंधन जैसी मदों का प्रश्न है, इन पर होने वाला व्यय का प्रतिशत मान प्रायः स्थिर ही रहता है। एक बार हम तालिका में देख लेते हैं इसको। जैसे जैसे बताया गया है इसमें पारिवारिक आय बढ़ती है वैसे ही क्या होता है, भोजन पर होने वाला व्यय कम होता जाता है। देखिए निर्धन वर्ग जो है अपनी भोजन पर व्यय 60% कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर होने वाला मध्यम वर्ग का 55% हो गया और धनी वर्ग का 50% हो गया। इन्होंने कहा है कि वस्त्र, गृह, ईंधन पे जो मद होती हैं इन पर होने वाला जो खर्च होता है वो प्रायः स्थिर रहता है, यानी कि तीनों का जो परसेंटेज होती है या खर्च की जितना वो खर्च करते हैं वो होता है वो स्थिर ही रहता है, वो ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंजल ने जो टेबल दी हुई है तीनों वर्ग की कि उन्होंने अपनी आय का कितना कितना % खर्च किया है, उसको उन्होंने एक बार डायग्राम के द्वारा भी दर्शाया है। एंजल ने पारिवारिक बजट संबंधी अपने नियम के निष्कर्षों को निम्नलिखित खंभ चित्र, जिसको हम बार डायग्राम बोलते हैं, के माध्यम से भी दर्शाया है। इसको देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जो उन्होंने दिया है वो मदें दी हैं, यानी कि हमारी आवश्यकताएं दी हैं जिन पर हमें खर्च करना है। वाई एक्सिस पे जो इन्होंने दिया है वो आय का प्रतिशत मान दिया है। मदें जो दी हुई हैं वो 5 मदें दी हुई हैं: भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन, रोशनी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नौकर। इसी प्रकार से जो एक्स एक्सेस पे दिया हुआ है 0 से दिया हुआ है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, इस तरह से 100 तक हमारी जो आय दी है उसकी परसेंटेज के रूप में उसमें इन्होंने दिया हुआ है। धनी वर्ग को यहाँ हमने पिंक कलर से दर्शाया है, मध्यम वर्ग को हमने यहाँ ब्लू कलर से दर्शाया है, मजदूर वर्ग को हमने यहाँ ऑरेंज कलर से दर्शाया है। तालिका के आधार पर हम यहाँ पर बार डायग्राम बनाएंगे। निर्धन वर्ग जो अपनी आय का 60% खर्च कर रहा था किस पर, भोजन पर। फर्स्ट हमारी मर्द है भोजन, और ऑरेंज कलर से हमने किसको दर्शाया, निर्धन वर्ग को या मजदूर वर्ग को दर्शाया है। तो 60%, जहाँ 60 होगा वहाँ पर हम एक खंभ बनाएंगे और मजदूर वर्ग का जो व्यय है वो दर्शाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड हमारा आता है मध्यम वर्ग को ब्लू कलर से दर्शाया गया है। मध्यम वर्ग अपनी आय का 55% किस पर खर्च कर रहा था, भोजन पर खर्च कर रहा था। 50 तथा 60 के बीच में हमारा 55 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा धनी वर्ग को पिंक के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर धनी वर्ग जो अपनी आय का कितना खर्च कर रहा था, 50% खर्च कर रहा था, ये 50 पर यहाँ तक लग जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमारी मद आती है, वस्त्र आते हैं। वस्त्र पर तीनों ही कितना खर्च कर रहे थे, 18% खर्च कर रहे थे। 10 और 20 के बीच में 18 तक हमारी ये मदों का चित्र आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको खंभ के द्वारा दर्शाएंगे। नेक्स्ट हमारी मद होती है मकान पर भी तीनों कितना खर्च कर रहे थे, यानी कि 12% खर्च कर रहे थे। 10 और 20 के बीच में हमारा 12 आ जाएगा, इसको इस तरह से दर्शाएंगे। नेक्स्ट हमारी मद आती है ईंधन, रोशनी।
ईंधन और प्रकाश पर तीनों कितना खर्च कर रहे थे? 5% खर्च कर रहे थे। 0 और 10 के बीच में ये हमारा 5% आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी मद है शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकर। इसके ऊपर तीनों ही क्या है? तीनों ही अलग अलग खर्च कर रहे हैं, यानी कि तीनों का जो खर्च है वो अलग अलग प्रतिशत में है। सबसे पहले हमारा क्या आता है? मजदूर वर्ग हम देख लेते हैं, वो कितना खर्च कर रहा है अपनी आय का? 5% खर्च कर रहा है। तो 0 और 10 के बीच में 5% पर हम लगाएंगे। मध्यम वर्ग जो है अपनी आय का शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर 10% खर्च कर रहा है, तो 10 के सामने हम इसका खंभ चित्र बनाएंगे। इसी प्रकार से धनी वर्ग जो था वो अपनी आय का 15% खर्च कर रहा था, तो यहाँ पर हम 15 के आगे 10 और 20 के बीच में 15 पर खंभ चित्र बनाएंगे तथा इस प्रकार से हम इस बार डायग्राम के द्वारा इस एंजल के सिद्धांत को या पारिवारिक बजट के समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के द्वारा हम एंजल का जो पारिवारिक बजट है उसको दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें इसकी व्याख्या करनी होगी। क्या लिखा हुआ है इसकी व्याख्या करते हुए? चित्र में से स्पष्ट है कि व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती है उसके परिवार का भोजन पर खर्च बढ़ता है, परंतु भोजन पर आय का प्रतिशत व्यय कम होता जाता है। जैसे जैसे इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है उसका जो भोजन पर व्यय होता है वो बढ़ता तो है, लेकिन जो प्रतिशत मान होता है वो कम होता जाता है। आय के बढ़ने के साथ साथ वस्त्रों, मकान, ईंधन पर भी खर्च बढ़ता है, परंतु प्रतिशत स्थिर रहता है। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है मकान, ईंधन पर जो इनका खर्च होता है वो स्थिर होता है, वो ना कम होता है और ना ज़्यादा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर धनी व्यक्ति का प्रतिशत व्यय निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। इनका मानना है कि धनी व्यक्ति का जो शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर व्यय होता है वो निर्धन और मध्यम वर्ग की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए प्रारंभ में किसी व्यक्ति की आय जो थी वो 1000 रुपये है और वो अपनी आय का कितना 500 रुपये किस पर खर्च कर रहा है? सिर्फ भोजन पर खर्च कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं हम वो अपनी आय का कुल कितने प्रतिशत भोजन पर खर्च कर रहा है। 500 इंटू 100 अपॉन 1000 यानी कि कितना कर रहा है? 50% कर रहा है। टोटल अपनी आय का वो 50% किस पर खर्च कर रहा है? भोजन पर खर्च कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है, मान लीजिए उसकी आय बढ़कर 2000 हो गई, ये ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, सिर्फ हम यहाँ पर देख रहे हैं। और अब आय जैसे बढ़ी, इसमें कहा गया आय के बढ़ने के साथ साथ भोजन पर होने वाला जो व्यय होता है वो बढ़ता है, यानी कि उसका भोजन पर जो होने वाला व्यय यहाँ पर 500 रुपये था, अब बढ़कर मान लीजिए उसका 900 रुपये हो गया है। तो अब वो अपने भोजन का कितना परसेंट खर्च कर रहा है? अपनी आय का कितना परसेंट भोजन पर खर्च कर रहा है? 900 इंटू 100 अपॉन 2000 और यानी कि 45% किस पर खर्च कर रहा है? भोजन पर। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उसका भोजन पर होने वाला जो खर्च होता है वो तो बढ़ता ही है, लेकिन जो उसका प्रतिशत मान होता है वो कम हो जाता है। जब आय कम थी, 1000 रुपये थी, तो भोजन पर होने वाला खर्च कितना था? 500 रुपये था और उसका प्रतिशत मान जो था वो 50% था। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ी, 2000 हो गई, भोजन पर होने वाला खर्च भी बढ़ा, लेकिन प्रतिशत मान जो उसका है वो कम होता चला गया। यही इसके सिद्धांत में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजल ने पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक स्पष्टीकरण के साथ साथ उसके व्यवहारिक स्वरूप को भी प्रस्तुत किया है। अभी तक जो हमने पिछली तालिका द्वारा या बार डायग्राम के द्वारा पढ़ा है वो एक सैद्धांतिक रूप से पढ़ा है कि उन्होंने जो अपना नियम दिया है उसका स्पष्टीकरण पढ़ा है। इसके बाद उन्होंने क्या किया है? एक व्यवहारिक तालिका भी बनाई है। व्यवहारिक स्वरूप से मतलब है उन्होंने
हमारे समाज से कुछ वर्ग के तीनों वर्ग के कुछ लोग लिए और उनका आय ज्ञात की तथा उसके आधार पर प्रॉपर तालिका बनाई, जिसमें एक डॉक्टर यानी कि जो धनी वर्ग के अंतर्गत आएगा की आय 16,000 रुपये प्रति माह है। एक अध्यापक जो मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनकी आय 8,000 रुपये प्रति माह है तथा एक श्रमिक निर्धन वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं की आय 3,000 रुपये प्रति माह मानी गई है। तो इस प्रकार उन्होंने व्यवहारिक रूप से ही हमारे समाज से ही तीनों वर्गों के लोग ले लिए हैं और उनकी आय भी ज्ञात कर ली है कि उनकी आय कितने कितने है। इस स्थिति में इन तीनों वर्गों के परिवारों के पारिवारिक बजट का स्वरूप निम्नवत होगा। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, इनका एक पारिवारिक बजट बनाया। मदें, व्यय की मदें इन्होंने वही ली जो पहले से निर्धारित की हुई हैं। 5 मद जो इन्होंने निर्धारित की है: भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। श्रमिक वर्ग 3,000 रुपये कमाता है, मध्यम वर्ग 8,000 रुपये कमाता है, धनी वर्ग जो है वो 16,000 रुपये कमाता है। अब हम यहाँ देखते हैं श्रमिक वर्ग जो है भोजन पर वो कितना व्यय कर रहा है। श्रमिक वर्ग भोजन पर अपनी आय का कितना व्यय कर रहा है, 1,800 रुपये कर रहा है। 1,800 रुपये अर्थात वो अपनी आय का 60% जो है वो भोजन पर ही व्यय कर रहा है। नेक्स्ट आता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग अपने भोजन का 4,400 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो हमारे यहाँ पर 55% कर रहा है। यहाँ पर हम प्रतिशत में भी चाहें तो यहाँ पर एक कॉलम बनाकर उसको साइड में लिख सकते हैं। धनी वर्ग जिसकी आय 16,000 रुपये है वो अपने आय का जो भोजन पर खर्च कर रहा है 8,000 रुपये खर्च कर रहा है। इसी तरह से वस्त्र पर श्रमिक वर्ग 540 कर रहा है, आवास पर वो 360 रुपये कर रहा है, ईंधन प्रकाश पर 150 कर रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य पर वो 150 कर रहा है तथा मध्यम वर्ग इस प्रकार से खर्च कर रहा है। फिर उनकी यहाँ पर हम टोटल आय कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम जो ये आय ली है यही लें, इसके अलावा भी आय कुछ भी हो सकती है तथा उसी के आधार पर जो पीछे तालिका दी गई है हम तीनों का जो है मान निकाल लेंगे कि वो कितने रुपए अपने भोजन, वस्त्र, आवास इन सब पर 5 मदों पर खर्च कर रहा है। तो इस प्रकार से हम तीनों वर्गों के व्यक्तियों को लेकर उसकी एक व्यवहारिक रूप से तालिका भी बना सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में कभी भी लिखने के लिए आता है तो हमें पहले ये वाली तालिका भी बनानी है, उसके पश्चात बार डायग्राम भी बनाना है और एक जो व्यवहारिक तालिका है वो भी बनानी है। नेक्स्ट जो आता है इसके अंतर्गत आता है एंजल के सिद्धांत की आलोचना। एंजल के सिद्धांत की विभिन्न जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने आलोचना की है या इनको कमियां भी बोला जा सकता है कि एंजल के सिद्धांत में कुछ कमियां भी थी। देख लेते हैं हम वो क्या क्या थी। डॉक्टर एंजल के पारिवारिक बजट के सिद्धांत में कुछ कमियां हैं जो वर्तमान परिस्थिति में व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। तो क्या क्या कमियां हैं वो? नंबर 1, मध्यम तथा उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट के लिए भोजन पर कुछ अधिक व्यय निर्धारित किया गया है। जैसे कि तालिका देखने से पता चलता है कि इन्होंने जो मध्यम वर्ग देखा बनाया और धनी वर्ग है उन्होंने भोजन पर अपना मध्यम वर्ग ने 55% खर्च किया है जबकि धनी वर्ग ने 50% खर्च किया है। लेकिन व्यवहार में ऐसा कहीं नहीं होता है कि अगर कोई धनी वर्ग का भी है तो वो अपनी आय का 50% यानी कि आधा केवल किस पर खर्च कर दे, भोजन पर खर्च कर दे। ऐसे ही मध्यम वर्ग का 55% इन्होंने बनाया है जो व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं है। इसीलिए क्या कहा गया है, भोजन पर जो किया जाने वाला व्यय है इन्होंने जो निर्धारित किया है वो बहुत ही अधिक किया है जबकि व्यवहार में ऐसा सच में नहीं होता है। नंबर 2 है मकान का किराया मध्यम उच्च वर्ग के हिसाब से काफ़ी कम है। मकानों पर उच्च वर्ग मध्यम वर्ग को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। इन्होंने जो दिया है तालिका देखने से पता चलता है कि जो मकान यानी कि घर पर खर्च किया है निर्धन वर्ग भी 12% खर्च कर रहा है, मध्यम वर्ग भी 12% खर्च कर रहा है और धनी वर्ग भी 12% खर्च कर रहा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जितना खर्च धनी वर्ग कर रहा है उतने ही खर्च निर्धन वर्ग भी कर दे, जबकि धनी वर्ग जो होते हैं वो अपने घर के ऊपर अधिक खर्च करते हैं निर्धन वर्ग की अपेक्षा। तो व्यवहारिक रूप से ये भी ठीक नहीं है, इसीलिए इसकी आलोचना की गई है। नंबर 3, मकान व उच्च वर्गीय परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन की मदों पर बहुत अधिक खर्च करते हैं।
एंजल के नियम के अनुसार जो धनी वर्ग होते हैं वो केवल 15% ही किस पर खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा या नौकर पर खर्च कर रहे हैं, जबकि मध्यम वर्ग के केवल 10% ही खर्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो धनी वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग होते हैं, आजकल स्वास्थ्य और शिक्षा इन सब पर बहुत अधिक व्यय करते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 4 आता है एंजल के सिद्धांत के अनुसार परिवार की आय बढ़ने के पर प्रकाश व्यवस्था पर व्यय का प्रतिशत मान नहीं बढ़ता है, परंतु व्यवहार में देखा गया है कि आय बढ़ने पर प्रकाश व्यवस्था के व्यय में भी वृद्धि होती है। एंजल ने अपने सिद्धांत में, अपने नियम में बोला है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे ईंधन और प्रकाश पर होने वाला जो खर्च होता है वो स्थिर ही रहता है, यानी कि वो बढ़ता नहीं है। लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, किसी भी व्यक्ति की आय बढ़ती है, तो वो प्रकाश, ईंधन पर भी अपना जो व्यय होता है वो बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ये वाला नियम भी ठीक नहीं है। फिफ्थ आता है एंजल के निर्धारित बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आजकल बजट की एक महत्वपूर्ण मत समझी जाती है। एंजल का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत बजट का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया, यानी कि बचत को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन आजकल क्या है, बचत एक मुख्य मद के अंतर्गत ही आती है, जिसको हम आवश्यक मद बोल सकते हैं, क्योंकि बचत के द्वारा ही हम अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। भविष्य में होने वाली जो आने वाली आवश्यकताएं हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये भी एक एंजल के सिद्धांत की कमी मानी जाती है। इस प्रकार से एंजल के सिद्धांत की आलोचनाएं और कमियां कुल 5 दी गई हैं। अगर कभी भी पूछा जाता है कि एंजल के सिद्धांत की क्या कमियां हैं, तो एंजल के सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं वही उसकी कमियां हैं, वही हम इसके अंतर्गत लिखेंगे। इस प्रकार से एंजल जो दिया गया नियम है पारिवारिक बजट के संबंध में वो पूरा होता है। अगर कभी भी एग्ज़ाम में आता है कि पारिवारिक बजट के संबंध में एंजल का नियम लिखिए, तो उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले एंजल के द्वारा दी गई तालिका बनानी है, फिर एक बार डायग्राम के द्वारा उसका स्पष्टीकरण देना है। अगर व्यवहार तालिका बनाने के लिए आती है तो उसके अंतर्गत हमें ये वाली तालिका बनानी है। और इसके अंतर्गत जो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, धनी वर्ग दिए गए हैं, उनकी जो आय है वो हम अपने आप निर्धारित कर सकते हैं। कम ज़्यादा, उससे ज़्यादा कितनी होगी, ज़रूरी नहीं है कि हमें यही डिजिट लेनी है। तो इस प्रकार से जो एंजल का सिद्धांत है वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।